नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमारा दूसरा क्लास है इस नए सेगमेंट का, जो कि क्या है, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, जिसमें हम जो करंट अफेयर्स न्यूज़ होते हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। हम तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सवाल जो है साइंस से पूछा गया है। क्या है टॉपिक? डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी। इसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनसे हमें आंसर तक पहुंचना है। तो आइए देखते हैं पहले डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी क्या होता है और उसके बाद वापस अपने क्वेश्चन पे हम आएंगे। ठीक है, तो डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी न्यूज में ये करंटली आखिर किस कंटेक्स्ट में बात चल रही थी? तो रिसेंटली जो चाइना की साइबर एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज साइबर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है या रूल्स या रेगुलेशन जारी किया, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहती है, रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है इस टेक्नोलॉजी के यूज को, जो कि क्या है, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के यूज को क्या करना चाहती, रेस्ट्रिक्ट करना चाहती। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या है, मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जिसको कि चाइनीज गवर्नमेंट कर्व करना चाहती है या उसको बंद या रोकना चाहती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, डीप सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसको कॉमनली एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीप फेक। इट इज कॉमनली नोन एज डीप फेक। ठीक है, ये करता क्या है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का यूज करके ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हमारे रियल लाइफ एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट करता है या मर्ज करता है, और एक क्या करता है, नया कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो कि फेक ज्यादातर या वर्चुअल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट यूजेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डीप लर्निंग, जिसके बारे में अभी बताया, ऑगमेंटेड रियलिटी। किस लिए यूज करता है ये? टू जेनरेट टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, ऑडियो एंड वीडियो जनरेट कर सकता है, टू क्रिएट वर्चुअल सीन। किसी भी वर्चुअल सीन को क्रिएट करने के लिए किसी भी इनमें से किसी भी मीडियम का यूज कर सकता है। ठीक है, तो आखिर परेशानी क्या है इस टेक्नोलॉजी से, आइए उसके बारे में देखें और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले। अगर इस टर्म की अगर हम बात करें, डीप सिंथेसिस की या डीप फेक की, तो ये पहली बार जो है 2017 में ये देखा गया था या इसके बारे में सुना गया था, जबकि एक एनोनिमस रेडिट यूजर, रेडिट एक वेबसाइट है, तो उसी के किसी एनोनिमस यूजर ने अपने आप को डीप फेक कहा, एक डीप फेक यूजर नेम से वो ऑपरेट कर रहा था। और इसने क्या किया, ही मैनिपुलेटेड गूगल का जो ओपन सोर्स कोड है या फिर उसकी डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करके उसने क्या किया, पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो है ऑनलाइन या इंटरनेट पे डाले। ठीक है, तभी से ये टर्म जो है जाना जा रहा है। और डीप फेक्स की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का कंपाइलेशन है, आर्टिफिशियल इमेजेस हो गए, ऑडियो हो गए, जिसको कि मशीन लर्निंग के द्वारा क्या किया जाता है और एल्गोरिदम्स का यूज करके उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि अलग अलग वर्चुअल कंटेंट्स प्रोड्यूस किए जा सके, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे मैसेज के चाहे इमेज के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो या वीडियो, किसी भी फॉर्म में कंटेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और इससे यह भी किया जा सकता है कि इट कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन, जो कि इस टेक्नोलॉजी का क्या है, एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। और एक तरीके से ये क्या कर सकता है, इट कैन रिप्लेस अ रियल पर्सन्स अपीयरेंस को भी रिप्लेस किया जा सकता है, बल्कि अपीयरेंस से नहीं, उसके वॉइस को भी रिप्लेस किया जा सकता है, या किसी भी वीडियो में जो है, किसी पर्सन के अगर वीडियो है तो उसमें फेस स्वैपिंग भी किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज करके,
जैसा कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस में देखा जाता है जहां पे सेलिब्रिटीज की फोटो यूज की जाती है, जो कि क्या है, इलीगल है। ठीक है। और इसके मिसयूज की अगर हम बात करें, सिंथेटिक मीडिया जो अवेलेबल है हमारे यहाँ इंटरनेट पे, उसका यूज करके क्या करते हैं, किसी और का फेस स्वैप करते हैं या लगा देते हैं और उसको अपने तरीके से या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज करते हैं, चाहे वो किसी को डिफेम करने के लिए या अपने किसी फाइनेंशियल गेन के लिए या अदर जो भी उनके क्या वो रीजंस हो उसके लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है। और किन किन नेफेरियस पर्पजेस, मतलब किन किन गलत इरादों से इसका यूज होता है, आइए उसके बारे में देखें। तो ये मेनली स्कैम्स में यूज होते हैं, स्कैम करने में, होक्सेस हो गए। ठीक है। सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी में यूज करते हैं, और इलेक्शन मैनिपुलेशन जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पे हमने देखा था इलेक्शन के अक्सर सुने जाते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या होते हैं, मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। ठीक है। आज के टाइम में जबकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। ठीक। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग हो गया बिहेवियरल चेंज के लिए, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन, गलत तरीके के इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए या अटैक्स के लिए। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या क्रेडेंशियल किसी के चुराने के लिए, या अदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक। तो इन सारे गलत इरादों से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ठीक। और वैसे एक तरह से हम देखें या बात करें तो हमने अभी कुछ ही रिसेंटली अगर बात करें तो फेक न्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। फेक न्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि डिजिटल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कुछ भी या इलेक्शन रिजल्ट्स या लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एक तरीके से अपर वर्जन है, या इसको अगर हम 1.0 बोले तो ये क्या है, इसका नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। 1.1 या 1.2 कह सकते हैं। ठीक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट। ये टेक्नोलॉजी जो है, जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता उसको क्रिएट कर सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, इट कैन फेक रियल पीपल, और जो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उनको क्या कर सकता है, उनको फेक कर सकता है, मतलब उनकी पहचान चुरा सकता है और अपने लिए यूज किया जा सकता है। ठीक। और ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। इस अभी करंट सिचुएशन में इसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे इसको यूज किए गए, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इट हैज बीन यूज्ड टू इम्पर्सोनेट, या पहचान चुराने के लिए किसकी, यूएस प्रेसिडेंट हो गए बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप हो गए। और बात करें हमारे इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए भी ये यूज किया गया, और साथ ही साथ फेसबुक के चीफ जो है मार्क जकरबर्ग, या मेटा कह ले इसको, उनके लिए भी ये इस टेक्नोलॉजी का गलत इरादों से यूज किया गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है। और अगर हम डायग्राम से अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके का कुछ होता है, जहाँ पे एक रियल इंडिविजुअल है तो उसकी फेक इमेज क्रिएट की जाती है, जो लगभग जो है देखने में क्या है, सिमिलर होगी, जिसको कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। बिल्कुल सेम होगी, जैसे आप यहाँ पे रियल इमेज एक देख सकते हैं, दिस इज द रियल पर्सन एंड दिस इज द फेक पर्सन जो क्रिएट या जनरेट किया गया है। यहाँ पे इसके बीच में जो भी होता है प्रोसेस, वो इसके बीच में होता है, जहाँ पे क्या होता है, इमेज जनरेट किया जाता है, इसको एनकोड किया जाता है, बाद में इसको डिकोड करके फाइनली ये इमेज क्या अचीव किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के बारे में था। आइए अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखते हैं उसको। द टर्म डीप फेक is a new phrase in the field of cyber crime.
ये जो टर्म है डीप फेक, ये एक नया फ्रेज है अगर हम साइबर क्राइम के फील्ड के बारे में बात करें, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके बारे में हमने जैसे बताया कि ये 2017 में ही इसके बारे में जाना गया था, और आज की बात करें तो 2022 चल रहा है, तो ये नया टर्म इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि डीप सिंथेसिस यूजेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डीप लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक बात है। तो तीसरे स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड कैन इवन फेक रियल पीपल। मतलब क्या कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ऐसे लोगों को बना सकती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इवन इट कैन फेक जो रियल पीपल हैं जो दुनिया में मौजूद है उनको उनकी फेक इमेज बना सकती है या क्रिएट कर सकती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3। दिस इज आवर आंसर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कहता है। काफी नया टर्म है ये, अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो आपको काफी अटपटा लगेगा। क्या कह रहा है, द लोल्लापल्लूजा इफेक्ट। ये एक इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। द लोल्लापल्लूजा इफेक्ट सीन रिसेंटली इन द न्यूज बेस्ट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये टर्म जो कि रिसेंटली हाल ही में न्यूज में था, किस चीज से या किस फील्ड से रिलेटेड है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इससे उसको सॉल्व करने से पहले आइए हम अपने इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लोल्लापल्लूजा इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, चार्ली मुंगेर। चार्ली मुंगेर ने इस टर्म को कॉइन किया था, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन है, while he was giving a speech in Harvard। ठीक, और इसमें क्या कहता है, ये इसका मतलब क्या है, इट मीन्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स एक्टिंग टुगेदर। मतलब बहुत सारे जो रीजंस है या फैक्टर्स है वो साथ में मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट कैन लीड, जो क्या करते हैं, लीड करते हैं, या जिसके द्वारा क्या होता है, रिजल्ट इन ईदर लार्जली पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स। बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, हमको ले जाते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, चाहे तो लार्जली पॉजिटिव या लार्जली नेगेटिव रिजल्ट्स, दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक, तो यहां पे इसका मेन मतलब क्या है, की क्या है, उसको देखते हैं कि व्हेन फोर्सेस कंबाइन, व्हेन वेरियस फोर्सेस कंबाइन, जब अलग अलग फोर्सेस मिलते हैं तो दे डोंट जस्ट ऐड अप, ईच फोर्स बिल्ड्स ऑफ एंड स्ट्रेंथन्स द अदर। मतलब जो अलग अलग फोर्सेस हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, इनका जब कोहेरेंस होता है तो यहां पे सिर्फ एडिशन ही नहीं हो रहा है फोर्सेस का, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं हमें एक डिसीजन लेने के लिए। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इट कैन क्रिएट एन एक्सप्लोसिव इफेक्ट विद ह्यूज रिजल्ट्स, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो उनकी अपनी कुछ बिलीफ होती है, दैट इज इनहेरेंट बायसेस होते हैं। ठीक, और टेंडेंसीज होती हैं, दैट इफेक्ट, जो उनके बिहेवियर को इफेक्ट करता है या उसमें बदलाव लाने के लिए मजबूर करता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सारे फैक्टर्स मिलके उसको पुश करते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो वो हमें ड्राइव करते हैं एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी एक्शन, या इकोनॉमी की बात करें, या अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, या कोई भी डिसीजन लेने की बात करो, या नॉर्मल एक मोबाइल फोन खरीदने की बात करो, तो तरह तरह की जो है ह्यूमन के अंदर क्या होती है, सोचते हैं, उसके कॉस्ट को देखते हैं, कोई कैमरे के बारे में सोचता है, कोई अदर फीचर के बारे में सोचता है। इस तरीके से सारे फैक्टर्स मिलके एक डायरेक्शन में हमें पुश कर रहे हैं, ठीक, ताकि हम एक डिसीजन ले। तो उसी
चीज को यहाँ पे लोल्लापलूजा इफेक्ट कहा जा रहा है कि ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं या स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ज्यादा जो है पुश कर रहे हैं। तो इसी को लोल्लापलूजा इफेक्ट कहा गया है। और ये बात करें तो इट कैन क्रिएट लार्ज स्केल ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर को बड़े लेवल पे क्या कर सकता है, इसके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है। और कई बार देखा जाता है इट कैन ऑफ्टन लीड टू एरर। कई बार जो है रिजल्ट इसका क्या होता है, गलत होता है या मिस जजमेंट जो है इंडिविजुअल ले लेता है। ठीक, तो अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसपे बहुत सारी चीज़ें एक्ट कर रही हैं या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या फैक्टर्स एक्ट कर रही हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात किया कि इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स या फोर्सेस। तो वही सारे फोर्सेस को यहाँ पे दिखाया गया हो, चाहे वो मेंटल अकाउंटिंग हो, ठीक, दिमाग में कुछ उसके अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स चल रही हो कि ऐसे करें तो ये रिजल्ट होगा, या जो भी है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, लॉस एवर्जन कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या हर्ड बिहेवियर, भेड़ चाल हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं टू टेक अ डिसीजन। ठीक, टू टेक अ डिसीजन। तो इसी को कहा गया है लोल्लापलूजा इफेक्ट इन इकोनॉमी। ठीक, तो इन सारी चीजों से हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, लर्न करना चाहिए हमें कि किस तरीके से इसको करेक्ट किया जा सके। अगर नेगेटिव रिजल्ट हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से चेंज किया जा सके। अगर रीसेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करें जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिसेंटली अगर बात करें मेटा की, मेटा जो पहले जिसका नाम फेसबुक था, ठीक है, ये क्या है, काफी स्टेबल कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। और पिछले दशक से देखे, इन द लास्ट डेकेड अगर देखे तो इसने अपने रेवेन्यू को काफी ज्यादा स्केल अप किया है, काफी ज्यादा बढ़ाया है। 5 बिलियन से लेके ये कितना 100 बिलियन तक ले गया। और अभी बात करें तो उसके बाद इसने $1 ट्रिलियन का क्लब भी ज्वाइन किया। बट उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंटली क्या देखा गया कि इसके स्टॉक्स में, जबकि ये क्या है, स्टेबल एक कंपनी थी, एक काफी बड़ी कंपनी थी, इसके स्टॉक्स में 70 to 75% फॉल देखा गया, गिरावट देखी गई, जो कि काफी ह्यूज जो है डाउनफॉल है इस कंपनी के लिए देखा जाए। और इसका जो वैल्यूएशन था वो 700 बिलियन डिक्लाइन किया है, ऑलमोस्ट इतना डिक्लाइन किया, ठीक है। और वो भी कितने, इन अ मैटर ऑफ 15 मंथ्स, 15 महीनों में ये गिरावट देखी गई। और ये काफी बड़ा बदलाव है या काफी बड़ा गिरावट है। इसी को हम क्या कहते हैं, लोल्लापलूजा इफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे क्या इस केस में क्या है, लार्जली नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जरूरत क्या है कि इसी चीज को अंडरस्टैंड करने की, इसके पीछे क्या फोर्सेस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गिरावट देखी गई है, ठीक है। इसी को जानने की जो है क्या है, नीड है हमें, जिससे कि हम इस कमी को या इस डाउनफॉल को कम कर सकें, ठीक। तो ये था इसके बारे में, इस इफेक्ट के बारे में। आइए वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। मतलब एक फॉरेन कंपनी है, उसके शेयर ट्रांसफर की बात किया जा रहा है स्टेटमेंट में, ठीक। दूसरा क्या है कि अ स्पेस लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। क्या ये स्पेस से रिलेटेड है कि एक स्पेस जो है किसी अदर प्लैनेट पे क्या करती है, लैंड करती है आफ्टर वेरियस ऑर्बिट का चक्कर लगाने के बाद, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है कि अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर टू ड्राइव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब कई सारे जो है फैक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक किसी ह्यूमन बिहेवियर या इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर एक्शन की तरफ उसको पुल कर सके या पुश कर सके, ठीक है। तो यही अगर बात करें तो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसके बारे में हमने अभी इतनी बातें की, ठीक। तो चूंकि हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है, तो
चौथा ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर देखें तो चौथा क्या कह रहा है, इट कन्वेज अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। जबकि हम इस चीज को किस नाम से जानते हैं भी, वो भी रिसेंटली न्यूज में रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर देखें तो इसको हम ग्रीन वॉशिंग के टर्म से जानते हैं, ग्रीन वॉशिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का, कि विद रेफरेंस टू कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कनिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में जानें और फिर इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करें। ठीक, तो अगर बात करें तो रिसेंटली सीबीडी की जो COP15 मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो अभी कंक्लूड हुई। कहां पे, मॉन्ट्रियल, कैनेडा, जो कि कनाडा में है, वहां पे COP15 मीटिंग हुई, जहां पे क्या हुआ, एक हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट टाइप डील्स जो है साइन किया गया या एग्रीमेंट पे पहुंचा गया। ठीक है, जिसमें 200 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, आइए उसके बारे में जानें। और COP15 की अगर बात करें तो ये दो फेज में हुआ था। पहला फेज हमारा कहां पे हुआ था, फर्स्ट फेज टुक प्लेस एट कनमिंग, जो कि 2021 में हुआ था। ठीक, और सेकेंड फेज रिसेंटली मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। ठीक है, सेकेंड फेज मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो अभी रिसेंटली दिसंबर में चल रहे थे, हमारे अभी कंक्लूड हुए। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चाइनीज एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है हुएंग रनक्वी। ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे COP15 बायोडाइवर्सिटी जो समिट है। ठीक, इसमें और इसी समिट में कनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन या एग्रीमेंट है उसको अडॉप्ट किया गया, सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, जिसमें इंडिया भी क्या था, इसका सपोर्टर रहा। ठीक, ये डील क्या है, किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में देखते हैं। द डील इज एम्स एट सेविंग लैंड ओशन स्पीशीज, जो है इन सारे लैंड हो चाहे ओशन हो चाहे स्पीशीज हो, इनको कंजर्व करने, इनको प्रोटेक्ट करने या इनको सेव करने की बात करता है। फ्रॉम पोल्यूशन से बचाने के लिए, डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों से या ये सभी डेंजर से बचाने के लिए बात करता है। ठीक, तो रिसेंटली अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 2022 जो रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो WWF दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लेके आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, जिसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हमारे UPSC प्रीलिम्स में। ठीक, तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर 1970 से देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है उनमें 69% ड्रॉप देखा जा रहा है मॉनिटर करने के बाद, कि काफी ज्यादा जो है क्या है, डिक्लाइन है पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन है। ठीक, अगर इस एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एग्रीमेंट ओवरऑल क्या था, एक पॉजिटिव जो है इंडिया के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहा ये। ठीक, इंडिया के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, वो एक तरीके से इसके जो गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, बट एम्बिशियस होने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक भी होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, जिनको कि लागू किया जा सके। ठीक है, और इस एग्रीमेंट की बात अगर करें तो खास बात इस एग्रीमेंट का क्या था, 30x30 डील एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना इस एग्रीमेंट का, जो कि क्या कहता है, 30x30 गोल या टारगेट की बात करता है, जो कि एक तरीके का प्लेज है। क्या कहता है ये प्लेज, कि 30% प्लेज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड ओशंस एज प्रोटेक्टेड एरियाज। कब तक, बाई 2030 तक जो है 30% एरियाज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, एज प्रोटेक्टेड एरियाज जो है क्या करना, कन्वर्ट करना है उनको। ठीक है, और वहीं दूसरा क्या कहता है कि कंजर्व एंड मैनेज 30% जो एरियाज है उनको कंजर्व करके रखना है और मैनेज करना है, जिसमें कि हमारे टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर आ जाता है, कोस्टल और मरीन एरियाज आ जाते हैं, और इनको जो डेडलाइन क्या है, बाई 2030 का हमारा डेडलाइन है। और इसके साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है ये
इंडिजिनस पीपल जो है उनके राइट्स को सेफगार्ड करने की बात करता है, ठीक, ताकि दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू मास एविक्शन, उनको एविक्ट ना किया जा सके, वो जो लैंड यूज कर रहे हैं उनको यूज करने की परमिशन दी जाए, ठीक है, ताकि उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट किया जा सके और उनको एविक्ट करने से बचाया जा सके, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो दी ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज क्या है, फाइनेंस की बात की गई है इसमें, जिसमें एटलीस्ट 20 बिलियन बाय 2025 जो है क्या करना है, जो डेवलप जो रिच कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं उनको इतना कंट्रीब्यूट करना है, और बाय 2030 कितना, यही अमाउंट बढ़ के कम से कम एटलीस्ट क्या हो जाएगा 30 बिलियन पर ईयर बाय 2030, ठीक। साथ ही साथ इसके अलावा ये एक ट्रस्ट फंड क्रिएट करने की बात करता है, जो कि कौन मैनेज करेगा, GEF, दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो एग्जिस्टिंग हमारा क्या है एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, इसके तहत ये फंड ट्रस्ट फंड किया जाएगा, जिसका यूज इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो आइए वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इट इज अ हिस्टोरिक पेरिस स्टाइल डील टू प्रोटेक्ट एंड रिवर्स डेंजरस लॉस टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये एक पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 का, उसी तरीके का एक क्या है डील है, जिसमें क्या है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि द 30x30 गोल इज अ प्लेज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बाय 2030। ये जो गोल है, ये जो टारगेट है, ये वर्ल्ड के फॉरेस्ट को 30% फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। 30% ऑफ फॉरेस्ट ना हो के यहाँ पे क्या होगा 30% ऑफ लैंड या ओशन, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसके इनकरेक्ट होने से हमारे दो ऑप्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक बात है। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इट विल क्रिएट अ ट्रस्ट फंड विद इन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये एक ट्रस्ट फंड क्रिएट करने की बात कर रहा है, जो कि एक एग्जिस्टिंग बॉडी या मैकेनिज्म के तहत बनाया जाएगा इस फंड को, जिसको हम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और कई सारे जो है इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गए या वेरियस अदर एग्रीमेंट्स हैं उनको देख रही है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट, ठीक। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाता है 1 और 3, दैट इज बी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज आपके, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द टर्म ओरेंस एक टर्म जो रिसेंटली न्यूज में रहा, उसके बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि द टर्म ओरेंस इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, किस सिचुएशन में इस टर्म की बात की जा रही है, ठीक। तो आइए इस टर्म के बारे में जानते हैं और वापस इस क्वेश्चन पे हम फिर से आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर रिसेंटली अगर बात करें, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात है ये, जहाँ पे 40 विलेजेस जो है जैसलमेर से 40 विलेजेस, लगभग 225 किलोमीटर की यात्रा तय की इन्होंने, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी कंजर्व्ड सैक्रेड स्पेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक क्या है पीस ऑफ लैंड है जिसको ओरेंस के नाम से जाना जाता है। ये कम्युनिटीज इसको क्या कहती है, ओरेंस के नाम से जानती है, क्योंकि एक कम्युनिटी फॉरेस्ट है, एक ओपन स्ट्रेच ऑफ लैंड है, खुला मतलब जमीन का पार्ट है, ठीक। और इसके बारे में खास बात जानेंगे आगे हम, ठीक है। ये करंटली अगर बात करें, ये जो लैंड है ये एक तरीके क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स या प्लांट्स या फ्लावर्स हो गए, ये सारे पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको कंजर्व या प्रोटेक्ट करने की बात ये कम्युनिटीज, राजस्थान की जो कम्युनिटीज हैं इस डिस्ट्रिक्ट की, वो इसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट करेंटली क्या किया है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इस लैंड को इन्होंने वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, इसको वेस्ट लैंड के तहत क्या कर दिया, क्लासिफाई किया है, और ये जो लैंड है, ये जो टुकड़ा है, इसको
वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट इस लैंड को इश्यू कर रही है, चाहे वो जैसे सोलर पावर प्लांट्स हो गए, फोटोवोल्टेक पावर प्लांट्स हो गए, विंड मिल्स के लिए यूज करिए, चूंकि क्या है राजस्थान में सनलाइट और विंड काफी एम्पल अमाउंट में रिसीव होते हैं, इस वजह से इन सब प्रोजेक्ट्स को वहां पे बिठाया जा रहा है। लेकिन इससे जो वहां पे कम्युनिटीज रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसीलिए ये मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है। और क्या है, इट इज एन ओपन स्ट्रेच ऑफ लैंड विच रिसीव्स, जिसके बारे में हमने बताया कि ये काफी सनलाइट रिसीव होता है, इसके लिए क्या है यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ठीक है, तो डिमांड क्या है कि ये जो लैंड है इसको रीकैटेगराइज किया जाए एज ओरन लैंड, जो कि इस कम्युनिटी को, इन कम्युनिटीज को, वहां पे जो लोकल्स रह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो ओरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ओरेंस क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट है, या इनको हम सैक्रेड स्पेसेस भी बोल सकते हैं, जो इनके लिए खास महत्व रखता है। रिलीजियस हो गया, चाहे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लैंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अधिक मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड और एन एग्जांपल ऑफ ओरेन। ठीक, तो ये जो कम्युनिटीज है वो कई सालों से, वो कई जनरेशन से इस जमीन को क्या कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ कंजर्व करते एक तरीके से एक उस जमीन के टुकड़े से क्या है, काफी लिंक हो गए, काफी जुड़ाव है उनका। ठीक है, और यहाँ पे जो हर्डर्स होते हैं वो लाइव स्टॉक को ले आते हैं अपना ग्रेजिंग के लिए, और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है वहां पे वेरियस फॉरेस्ट भी इनके लाइवलीहुड का एक सोर्स है, जहां पे नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हो गए उनका यूज करते हैं, फ्रूट्स हो गए, साथ ही साथ जो वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं, जंगली फल है या सब्जियां हैं, उसको भी क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, और इसके अलावा ये जो जगह है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ कम्युनल कॉन्ग्रीगेशन, जहां पे लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, या किसी सोशल इवेंट हो गए या फेस्टिवल हो गए, इन सब चीजों के लिए इस लैंड का यूज होता है। इस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट रोल इनके लिए प्ले करता है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ठीक, तो ये इस ग्रासलैंड एरिया या इस पीस ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट या कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे वेरियस ट्रीज और फ्लावर्स मिलते हैं जिनको कई सालों से ये प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, जैसे बेर हो गए, खेजड़ी के बारे में आपने सुना होगा जो कि एक सैक्रेड स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, खैर हो गया, रोहिड़ा, बोर्डी, कुंभात या देसी बबूल, ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं वहां पे पाए जाते हैं, जो वेरियस वैरायटीज के, और इसको कई जनरेशन इनकी प्रोटेक्ट करते आ रही है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ग्रासेस भी पाए जाते हैं, जहां पे वेरियस स्पीशीज, अगर बात करें टू बी स्पेसिफिक, मोर देन 250 स्पीशीज बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट इज वन ऑफ द लास्ट नेचुरल हैबिटेट, ये जगह ओरेन जो है, इट इज वन ऑफ द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो IUCN स्टेटस में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN स्टेटस में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में, रेड लिस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा और मैक्वीन बस्टर्ड हो गए, चिंकारा, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। इंडियन डेजर्ट कैट हो गया या डेजर्ट फॉक्स। तो इस वजह से देखा जाए तो इस जगह का इंपॉर्टेंस, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे वो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, इनके लिए, इन कम्युनिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने और उसको सॉल्व करते हैं। तो ओरेंस इज टॉक्ड अबाउट, किस चीज के बारे में है, ओरेंस किस चीज से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड, दूसरा है ट्राइबल लैंग्वेज, तीसरा है मेडिवल पेंटिंग, चौथा है एग्रीकल्चर। तो जैसा कि हमने इसके बारे में अभी पढ़ा, ये एक कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड है, एक जमीन का हिस्सा है या टुकड़ा है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमें ओरेन से हमें ओरांव
इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ट्राइब भी है इस नाम से, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, और हमारा ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हम ट्राइबल लैंग्वेज या ट्राइब से रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो किस चीज से डील करता है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये सवाल जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में है। अगर हाल ही में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग चल रही है, कहाँ पे, शिलोंग मेघालय में, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी गए और उन्होंने वहाँ जो भी चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको दूर करने की बात की। ठीक है, आइए इसके बारे में जाने कुछ डिटेल से और वापस से फिर सॉल्व करें। ठीक, तो रिसेंटली जैसा बात किया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस कर रहा है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके बारे में बात किया, जैसे करप्शन हो गए, पॉलिटिकल नेपोटिज्म हो गए, या वेरियस अदर रीजन्स, या वेरियस अनरेस्ट हो गए। ठीक है, तो आइए एनईसी के बारे में जाने। तो जहाँ तक एनईसी की बात है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया था, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। 1971 में इसको बनाया गया था। ये एक तरीके का नोडल एजेंसी है इस रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, उनके इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। अगर मेंबर्स की बात करें, इस काउंसिल के मेंबर्स की बात करें, तो इसमें 8 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। अगर उनके बारे में अगर जाने तो ये हमारे 8 स्टेट्स हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम हो गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड द लास्ट इज सिक्किम। तो ये सारे स्टेट्स एनईसी का हिस्सा है। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें एनईसी के बारे में, तो इसके जो वेरियस स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये वाइस चेयरमैन का काम करते हैं, जो कि ऑन रोटेशन बेसिस वो रहते हैं। ठीक है, और चेयरमैन की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। ठीक, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ओरिजिनली जब ये बना था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो उस टाइम पे सिक्किम इसका हिस्सा नहीं था। सिक्किम किसका हिस्सा था फिर? ये ईस्टर्न काउंसिल जो है, तो जोनल काउंसिल के तहत आता है, उसका हिस्सा था सिक्किम, ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा था सिक्किम। ठीक, तो इसको लेकिन 2002 में इसको क्या किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जोड़ा गया या इसका हिस्सा बनाइए। और इस तरीके से सिक्किम को हम ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है सिक्किम को छोड़ के, तो सिक्किम इज द ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम और डिटेल जानें। ठीक, तो हेडक्वार्टर की हमने बात की, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है शिलोंग में है। चेयरमैन इज यूनियन होम मिनिस्टर, और ये फंक्शन क्या करता है? ठीक है, ये डेवलपमेंट का काम करता है। मिनिस्ट्री ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है उस रीजन के लिए। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। ठीक, वही बात अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें, तो जोनल काउंसिल की बात करें तो ये किस एक्ट के तहत बना था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 1956 में लाया गया था। और ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके एडवाइजरी के तौर पे लाया गया था और इसके तहत 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से 5 जोनल काउंसिल हैं? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हो गया हमारा, सदर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, और एक लास्ट क्या है हमारा? सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो ये 5 जोनल काउंसिल्स हमारे बनाए गए थे, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और सिक्किम की बात करें तो पहले वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा था, जिसको कि अब एनईसी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो वहीं अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की,
तो वो जोनल काउंसिल का हिस्सा नहीं है, उनको जोनल काउंसिल का हिस्सा क्या किया जाता है, उनको नहीं माना जाता, ये बल्कि एक सेपरेट काउंसिल है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के नाम से जानते हैं। और हमने बात किया सिक्किम को 2002 में इंक्लूड किया गया था एनईसी में, और बाकी पहले जो कि पहले ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा था। जोनल काउंसिल के चेयरमैन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका चेयरमैन भी यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन कौन होता है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस स्टेट्स के, जो जिस काउंसिल का हिस्सा होते हैं, वो ऑन रोटेशन बेसिस पे वो क्या करते हैं, वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करते हैं। और इनका जो कार्यभार होता है वो कितने टाइम पीरियड, ऑफिस कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। और ये हर 1 साल पे वो रोटेट करते रहते हैं एज अ वाइस चेयरमैन, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें हम अपने, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। प्रधानमंत्री जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के क्या चेयरमैन हैं। इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो क्या है, ये इनकरेक्ट है, प्रधानमंत्री ना होके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इज द चेयरमैन। दूसरा क्या कह रहा है कि एनईसी इज पार्ट ऑफ जोनल काउंसिल, एनईसी जो है क्या है, जोनल काउंसिल का हिस्सा है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। एनईसी जो है एक अलग जोनल काउंसिल है, ये अलग क्या है, काउंसिल है, जो कि जोनल काउंसिल का हिस्सा, जो जिसमें 5 काउंसिल्स हैं, सब काउंसिल्स हैं, उनका हिस्सा नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन सिक्किम वाज अ पार्ट ऑफ एनईसी। इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एनईसी बना था उस टाइम पे सिक्किम इसका हिस्सा नहीं था। वो किसका हिस्सा था, वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हमारा डी, नन ऑफ दी एबव हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आज का हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। तो इसी तरीके से हम आपके साथ फिर अगले दिन फिर कल हम जो है नए सेशन नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक अगर हम बात करें तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ये इन क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो मंथली कंपाइलेशन हम मैगजीन के फॉर्म में आपके लिए ले आते हैं, जो एक प्रैक्टिस का साधन बन सकता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप उसको हिंदी या इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर से हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है चलाया जा रहा है, जो कि 90 डेज का कोर्स है। आप उससे जो है जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स की खास बात है कि इसमें जो है सिलेक्टेड लोगों के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, ठीक है, और उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया यूपीएससी सीएससी में, तो इस तरीके से आप उनसे जान सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं वहाँ पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 30 दिसंबर से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।